जय हिंद। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने खूबसूरत से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है विद्यार्थी अपडेट। और आज हम क्लास 10 के जो इतिहास किताब का जो पोर्शन है, जो इतिहास जो आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बनते हैं उसको हम देखने वाले हैं। पूरी सोशल साइंस को हम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस इसी चैनल पर देखने वाले हैं। तो हम शुरू कर चुके हैं यूपी बोर्ड एग्जाम से संबंधित सारे सब्जेक्ट को और हर एक महत्वपूर्ण टॉपिक को जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। बिल्कुल ध्यान से चीज़ों को वॉच कीजिएगा और आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो चीज़ों को नोट्स करते जाइएगा। नहीं अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ भी आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए हम पार्ट 2 देखते हैं। इतिहास है जिसका जो पहला लेसन इसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। उसका हम पहला पार्ट पढ़ चुके, दूसरे पार्ट की स्टार्ट करते हैं। दूसरा हम यहीं तक पढ़ के शुरू किए थे और हमें पढ़ना है भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। ये हमारा दोस्त पार्ट 2 है। पार्ट 1 को हम लोग पढ़ चुके हैं और पार्ट 2 को हम लोग पढ़ने वाले हैं। हर एक लेसन को हम 2 भागों में यानी कि 2 पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। ऐसे हम चीज़ों को समाप्त करते रहेंगे। तो पार्ट 2 का वीडियो है, चलिए हम इसको देखते हैं। तो हमें पढ़ना है भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। यहाँ से जो हमारा प्रश्न बनता है बोर्ड एग्जाम में, सबसे पहले पूछा जाता है कि कठिनाइयों का साल किसे कहा जाता है। तो 1830 को कठिनाइयों का साल कहा जाता है। और समय जब पूछा जाता समय सीमा, तो 1830 से 1850 तक क्या था, इसको कहा जाता है कठिनाइयों का समय। तो कठिनाइयों का साल 1830 को। कारण क्या था इसके कठिनाइयों का कारण क्या था? पहला कारण था जबरदस्त जनसंख्या वृद्धि। जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो क्या होगी? कठिनाई, भूख में कठिनाई होगी और जन विद्रोह होना लाजमी है। लोग गांव से शहर की ओर रुख कर दिए। और गांव में जो फसल उगाने वाले, खेती करने वाले, वो लोग शहर चले गए। अनाज का उत्पादन कम होने लगा, इससे भूख और कठिनाई बढ़ती गई। तीसरा है बेरोजगारी में वृद्धि। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था तो बेरोजगारी में वृद्धि हो गई, इससे भी क्या हुआ? जन विद्रोह हुआ। अगला है गरीबी में वृद्धि। लोग गरीब होते चले गए। जब गरीब होते चले जाएंगे तो ही लोग इकट्ठा होकर एक बार क्या करेंगे? विद्रोह करना शुरू कर देंगे। इसी साल के दौरान फसल बर्बाद हो गई, जिससे खाने की सामग्री की कीमत बढ़ने लगी और छोटे छोटे फैक्ट्रियाँ बंद होने लगे। जब खाने की सामान की कीमत बढ़ने लगेगी और फैक्ट्रियाँ बंद होने लगी तो विद्रोह होना लाजमी है। और खाने पीने की कमी की व्यापक बेरोजगारी, इन सभी कारणों से लोगों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। लोग सड़क पर उतर आए, जगह जगह अवरोध लगाया गया, जिसे कृषक विद्रोह के नाम से जाना जाता है। लोग किसान सड़क पर आ गए और वहाँ की यातायात सुविधा को बाधित कर दिया और इसी जन विद्रोह को किसान विद्रोह या कृषक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, जिससे यूरोपियन सरकार को गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया। जिससे मजबूर होकर जो यूरोपियन सरकार थी, उन्होंने क्या किया? गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया। गणतंत्र के बाद कानून में कौन कौन से बदलाव आए, ये भी आपका प्रश्न पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। इसको समझते। 21 साल से अधिक उम्र के लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया। जब गणतंत्र बना, 21 साल से अधिक उम्र के लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया। अब आपसे एक प्रश्न है कि आप बताइए कि भारत में कितने वर्ष के लोगों को वोट डालने का अधिकार है। आप इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भारत में कितने वर्ष के बाद लोगों को वोट डालने का अधिकार मिलता है। चलिए, तो यहाँ 21 साल से अधिक उम्र के लोगों को वोट डालने का अधिकार मिला और सभी नागरिकों को काम के अधिकार की गारंटी मिली और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कारखाने उपलब्ध कराए गए। इन सभी से धीरे धीरे गरीबी और बेरोजगारी कम होने लगी। जब सभी लोगों को रोजगार मिल जाएगा तो क्या होगा? गरीबी और कम होने लगेगी। चलिए, गणतंत्र के बाद इन सारे कानूनों में बदलाव आए और इनसे सभी को धीरे धीरे लोगों को रोजगार मिलने लगा और बेरोजगारी कम होती चली गई। चलिए हम आगे बात करते हैं नारीवाद यानी कि स्त्री। इसमें क्या? पुरुष को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर
महिलाओं के अधिकार और हितों का बोध ही नारीवाद, यानी कि पुरुष को जिस तरह समाज में इज्जत, सम्मान, मान सम्मान और रोजगार मिलता था, उसी सम्मान और उसी रोजगार के लिए जब महिलाओं को मिलने लगा तो उसी को कहा गया नारीवाद। आर्थिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर, सामाजिक आधार पर जब महिलाओं को अधिकार मिलने लगा, अधिकारों की बात होने लगी, उसी को इतिहास में हम लोग नारीवाद के बारे में जानते हैं और पढ़ते हैं। विचारधारा से जो प्रश्न बनता है इसको समझ लीजिए। एक खास प्रकार की सामाजिक राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाले विचारों का समूह है। क्या है? विचारधारा। किसी एक प्रकार की सामाजिक राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाले विचारों का समूह क्या है? विचारधारा है। जर्मनी और इटली का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। जर्मनी और इटली का निर्माण कैसे हुआ, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। जर्मनी का एकीकरण होता है 1848 में। यूरोपियन सरकार ने बहुत कोशिश की कि वे जर्मनी का एकीकरण कर दे, परंतु वह ऐसा नहीं कर पाई। कोशिश किया कब? 1848 में एकीकरण करने के, लेकिन कर नहीं पाई, क्योंकि राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया था। क्योंकि जो फौज थी ये अब किसानों की तरफ से लड़ने लगी, इसलिए क्या किया? जर्मनी का एकीकरण करना चाहा, लेकिन कर नहीं पाई यूरोपियन सरकार। उसके बाद प्रशा ने यह भार अपने ऊपर लेते हुए कहा कि वे जर्मनी का एकीकरण करके ही रहेंगे। लेकिन प्रशा ने क्या कहा कि हम जर्मनी का एकीकरण करके ही रहेंगे। उस समय प्रशा के जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम था ऑटो वन बिस्मार्क थे, जिनको जर्मनी के एकीकरण का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि प्रशा ने एक राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। कौन? ऑटो वन बिस्मार्क। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया हुई। जब प्रशा ने युद्ध में भाग लिया और इस युद्ध में क्या हुआ कि डेनमार्क, फ्रांस और ऑस्ट्रिया क्या हुई? इसमें हार गई और प्रशा जीत गई। तब एकीकरण की प्रक्रिया क्या हुई? पूरी होती है। और फिर अगला है 1871 में केसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया। केसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया। जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में प्रशा को महाशक्ति के रूप में स्थापित किया। यूरोप में क्या किया? प्रशा को महाशक्ति के रूप में स्थापित किया, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हमने जर्मनी का एकीकरण करेंगे और करके दिखा, इसलिए सबसे बड़ी शक्ति उभर के आई प्रशा। एक नए राज्य में मुद्रा, बैंकिंग एवं न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। जर्मन में मुद्रा, बैंकिंग, न्यायिक व्यवस्थाओं और आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। अब इटली के एकीकरण से जो प्रश्न बनते हैं उन सारे बिंदुओं को हम समझते हैं। इटली 7 राज्यों में बटा था। 1830 के दशक में ज्यूसेppe मोस्सनी इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया और 1830 से 1848 के बीच क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए। 1830 से 1848 के बीच क्या हुआ? क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए और 1859 में फ्रांस से सार्डिनिया पिडमांट, याद करिए, सार्डिनिया पिडमांट ने एक चतुर कूटनीति संधि की, जिसके माध्यम से उसने ऑस्ट्रियाई बलों को हरा दिया। एक कूटनीति कौन की? सार्डिनिया पिडमांट ने। नाम बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद करिए। और जो सन आपका है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट करते रहें। चलिए, एक और है आपका है कि 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया। इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया जाता है 1861 ईस्वी में। अब जहाँ से अब प्रश्न बनता है ज्यूसेppe मोस्सनी, यहाँ से जो प्रश्न बनता है इसको हम समझते हैं। इनका जन्म होता है 1807 ईस्वी में जोनोवा में, और कुछ समय पश्चात वह कार्बोनारिस में गुप्त संगठन के सदस्य बन गए और 24 साल की युवा अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उन्हें 1831 में देश से निकाल दिया गया। लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उन्हें 1831 में देश से निकाल दिया गया। तत्पश्चात उन्होंने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई
में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। यंग इटली और यंग यूरोप मुसोलिनी द्वारा राजतंत्र का जोरदार विरोध किया गया। मुसोलिनी द्वारा राजतंत्र का जोरदार विरोध किया गया एवं उसके प्रजातांत्रिक सपनों ने रूढ़िवादियों के मन में भय बना दिया। जो प्रजातांत्रिक है, मुसोलिनी चाहता था कि क्या प्रजातंत्र स्थापित हो, वो नहीं चाहता था कि राजतंत्र स्थापित हो, क्योंकि राजतंत्र में राजा ही फलता फूलता था और बाकी प्रजा और उस देश के लोगों को दुख और नुकसान सहना पड़ता था। सपनों रूढ़िवादिता को मन में भय बना दिया और मैटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन बनाया। मैटरनिक एक है दार्शनिक। इन्होंने कहा कि हमारी सामाजिक व्यवस्था सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है? खतरनाक दुश्मन हमारा है राजतंत्र। और जो आपका आगे है काउंट कैमिलो दे कुवर। काउंट कैमिलो द कुवर, इससे जो आपका प्रश्न बनता है, सार्डिनिया पिडमांट का प्रमुख मंत्री था। इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। हालांकि वह स्वयं न तो एक क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था। बस बीच में टांग अड़ाने वाला था, इतना समझिए। न क्रांति करेगा और न जनतंत्र में विश्वास करेगा, लेकिन बीच में टांग हमेशा अड़ाएगा। वह हुआ कि न खेले न खिले देव खेलिए बिगाड़। सेम यही कंडीशन था इनका पिडमांट का। फ्रांस के साथ की गई चतुर संधि के पीछे काउर का हाथ था, जिसके कारण ऑस्ट्रिया को हराया जा सका एवं इटली का एकीकरण संभव हो सका। चलिए, जूसेपे गैरिबाल्डी, यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बने हैं, आप पेपर देख सकते हैं। वो नियमित सेना का हिस्सा नहीं था। जूसेपे गैरिबाल्डी नियमित सेना का हिस्सा नहीं था। उसने इटली के एकीकरण के लिए सशस्त्र स्वयंसेवकों का नेतृत्व किया। वो सेना नहीं था, लेकिन क्या किया था? इटली के एकीकरण में स्वयंसेवकों का नेतृत्व किया। और 1860 में वह दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनिश शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल हो जाते हैं गैरिबाल्डी। और उसने दक्षिणी इटली एवं सिसिली को राजा इमैनुअल द्वितीय को सौंप दी और इस प्रकार इटली का एकीकरण संभव हो सका। इमैनुअल द्वितीय को सौंप दी, किसको? दक्षिणी इटली के सिसिली को राजा इमैनुअल द्वितीय को सौंप दिया और इस प्रकार इटली का क्या हुआ? एकीकरण हो सका। तो जोसेपे गैरिबाल्डी ने भी एकीकरण करने में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब ब्रिटेन में राष्ट्रवाद। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद क्या और कैसे आया, ब्रिटेन के बारे में समझते हैं। यहाँ से आपका प्रश्न भी पूछा गया था। जो प्रश्न पूछा था कि ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है, ठीक है, ये भी पूछा था प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 2024 में। इसको भी ध्यान दीजिए। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद, यहाँ से जो प्रश्न बनता है, औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन की आर्थिक शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई और राष्ट्रवाद किसी उथल या क्रांति का परिणाम नहीं, अब तो यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। राष्ट्रवाद उथल पुथल नहीं, बल्कि एक लंबा संघर्ष चला था, जब जाकर राष्ट्रवाद आया था। और 18वीं शताब्दी के पूर्व ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था, यानी कि 18वीं शताब्दी से पहले ब्रिटेन कोई राष्ट्र या राज्य नहीं था। ब्रिटेन साम्राज्य में अंग्रेज, वेल्श, स्कॉट, आयरिश जैसे ढेर सारा समाज था, जिसे नृजातीय कहते थे। जिसे क्या कहते थे? नृजातीय कहते थे। कौन थे? अंग्रेज, वेल्श, स्कॉट और आयरिश। आंग्ल राष्ट्र ने अपनी शक्ति में विस्तार के साथ साथ अन्य राष्ट्रों के द्वीप समूहों पर विस्तार आरंभ किया और 1688 में संसद ने राजतंत्र से शक्तियों को ले लिया। फिर 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया और इसके बाद 1798 ईस्वी में सफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। 1801 ईस्वी में आयरलैंड को बलपूर्वक क्या किया गया? यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया और नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों को खूब बढ़ावा दिया गया। दूसरा है बाल्कन समस्या। यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं, बाल्कन भौगोलिक एवं नृजातियों के रूप में। नृजातियाँ क्या होती है कि जो इंग्लैंड में रहती थी, यानी कि जो ब्रिटेन में रहती थी बहुत सारी जातियाँ, उन्हीं को नृजातियाँ भी कहा गया। तो बाल्कन ब्रिटेन एवं नृजातियों के रूप में विभिन्नताओं का क्षेत्र था, जिसमें आधुनिक रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस
मकदूनिया, क्रोशिया, स्लोवानिया, सर्बिया आदि शामिल थे। जिसमें कितने थे? ये सारे देश शामिल थे और इन क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों को स्लाव कहा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमान साम्राज्य के नियंत्रण में था। बड़ा हिस्सा कहाँ था? ऑटोमान साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन राज्य में रूमानी राष्ट्रवाद फैलाने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन स्थिति काफ़ी विस्फोट हो गई। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने लगे। ठीक है, स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने लगे। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया और हर एक बाल्कन प्रदेश अपने लिए ज़्यादा इलाके चाह रहा था। हर एक प्रदेश चाह रहा था कि हमारा क्या अलग इलाका हो। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए यूरोपीय शक्तियों के मध्य जबरदस्त प्रतिस्पर्धा रही, जिससे यह समस्या गहराती चली गई। वह जिस कारण यहाँ विभिन्न युद्ध हुए, जिसकी परिणति प्रथम विश्व युद्ध के रूप में हुई और धीरे धीरे क्या हुआ, पूरे विश्व को विश्व युद्ध में धकेलने की कोशिश की गई। यही कारण था विश्व युद्ध होने का। सब अपना राष्ट्र, अपने क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहते थे। इसी बढ़ावे में क्या हुआ, एक दूसरे से लड़ते थे और धीरे धीरे क्या हुआ, एक विश्व युद्ध को जन्म दिया। अब साम्राज्यवाद से जो प्रश्न बनते हैं, साम्राज्यवाद यह वह दृष्टिकोण है जिसके अनुसार कोई महत्वाकांक्षी राष्ट्र अपनी शक्ति और गौरव को बढ़ाने के लिए अन्य देशों के प्राकृतिक मानवीय संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। यह हस्तक्षेप राजनीति, आर्थिक, संस्कृति या अन्य किसी प्रकार भी हो सकता है। साम्राज्यवाद का मतलब होता है कि हम अपने देश, अपने क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हम किसी और क्षेत्र को कब्जा कर लें और वहाँ पे अपनी बात, अपनी भूमिका, अपनी जाति, अपनी धर्म की चीज़ों को बढ़ावा देंगे। वही क्या है, राष्ट्र साम्राज्यवाद है। ठीक है, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो। प्रोफेसर शर्मा के अनुसार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोफेसर शर्मा के अनुसार साम्राज्यवाद क्या है? साम्राज्यवाद शक्ति तथा हिंसा का प्रयोग करके विदेशी शासन को किसी भी देश पर लागू करना है। साम्राज्यवाद क्या है? शक्ति और हिंसा का प्रयोग कर विदेशी शासन किसी भी राष्ट्र पर लागू करना है। CD वर्सन के अनुसार क्या है परिभाषा? विभिन्न देश और जातियों पर एक समान कानून व शासन व्यवस्था लागू करना ही साम्राज्यवाद है। विभिन्न देश और जातियों पर एक समान कानून व शासन व्यवस्था लागू करना ही साम्राज्यवाद है। और तीसरा परिभाषा है रिचर्ड सट के शब्दों में, साम्राज्यवाद ऐसी नीति है जो दूसरे देश अथवा उसकी संपत्ति पर अपनी शक्ति अथवा नियंत्रण का विस्तार करना चाहती है। यही क्या है? साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद की विशेषताएं क्या है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। पहली विशेषता है, साम्राज्यवाद अपने राज्य की सीमाओं में वृद्धि करने में विश्वास करता है, चाहता है कि हमारी सीमा क्या हो, विस्तार हो। साम्राज्यवाद किसी राज्य द्वारा दूसरे राज्य पर अपने राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व का विस्तार करता है। साम्राज्यवाद अपने राजनीतिक आर्थिक प्रभुत्व का विस्तार चाहता है और साम्राज्यवाद के अंतर्गत विविध राष्ट्रीय इकाइयों पर एक ही राष्ट्र का आधिपत्य होता है। विभिन्न इकाइयों पर एक ही राष्ट्र का आधिपत्य होता है। साम्राज्यवाद का मूल उद्देश्य तो आर्थिक होता है, परंतु कभी कभी सैनिक व राजनीतिक शोषण भी हो सकता है। कभी कभी सैनिक व शोषण भी हो सकता है। और कुछ इसकी विशेषता जानते हैं। साम्राज्य के सारे अंग एक केंद्रीय सत्ता के अधीन होते हैं। अगला, साम्राज्यवाद स्थापित करने वाले देश के पास अधीनस्थ राज्यों की अपेक्षा तकनीकी दृष्टि उत्कृष्ट कोटि के अस्त्र, रणनीति कौशल, अधिक पूंजी उत्पादन से उन्नत साधन होते हैं। साम्राज्यवादी देश केवल अपने हितों का ध्यान रखता है, अपने हितों का ध्यान ही रखता है और अपने अधीन देशों का शोषण करता है। मतलब अपने देश का ध्यान रहेगा, बाकी देशों का करेगा, शोषण करेगा। वही क्या है? साम्राज्यवाद। साम्राज्यवादी देश अपने हितों की रक्षा और बढ़ोतरी के लिए सब प्रकार के अनुचित साधनों का प्रयोग करता है। मतलब अपने भलाई के लिए किसी को मारना पीटना, अपने देश को बढ़ाना, क्या साम्राज्यवाद है। साम्राज्यवाद का संबंध राष्ट्र की विदेश नीति से है। साम्राज्यवाद का उद्देश्य अन्य देशों को अपने अधीन करके उनका शोषण करना होता है और साम्राज्यवाद का प्रधान आधार सैनिक शक्ति होती है। सैनिक, क्योंकि किसी को स्थापित करने के लिए क्या करेंगे हम? सैनिक शक्ति का प्रयोग करेंगे। रूपक,
रूपक से जो प्रश्न बनता है, जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, स्वतंत्रता, ईर्ष्या, मुक्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के जरिए इंगित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? रूपक कहते हैं, रूप दिखाना। 18वीं और 19वीं शताब्दी में रूपक का प्रयोग राष्ट्रवादी भावना के लिए विकास और मजबूत बनाने के लिए किया गया। क्या किया गया? राष्ट्रवादी भावनाओं को विकास और मजबूत बनाने के लिए किया गया 18वीं और 19वीं शताब्दी में। चलिए, राज्य के दृश्य की कल्पना, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्र की कुछ यूँ चित्रित किया। वह कोई व्यक्ति हो, राष्ट्र को नारी के भेष में प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र को नारी के भेष में प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र को व्यक्ति का जमा पहनाते हुए जिस नारी के रूप में चुना गया, वो असल जीवन में कोई खास महिला नहीं है। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई और फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मरियाना दिया गया। क्या दिया गया? मरियाना दिया गया, जिससे जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया गया। इसी प्रकार जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। और ऐसे ही हमारे भारत माता है, जो छवि देखते हैं, एक काल्पनिक है, कोई असली में भारत माता नहीं है, एक कल्पना की गई है। वैसे ही हर देशों में किया गया, वैसे ही भारत में भी किया गया। जिसको हम भारत माता बोलते हैं, भारत में कोई असली माता है नहीं, एक कल्पना की गई, एक स्त्री का चित्र बनाया गया, वो भी कोई असली स्त्री नहीं है। इसी को क्या करते हैं हम? देश को नारी का चित्र। आपने पढ़ा था, अभी आपको बताएं ऊपर। देखिए, राष्ट्रवाद उदय महिलाओं का क्या योगदान था, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, राजनीतिक संगठन का निर्माण किया, समाचार पत्रों का प्रकाशन किया, मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष किया और राजनीतिक बैठकों तथा प्रश्नों में हिस्सा लिया। कौन? महिलाएं। महिलाओं ने क्या किया? इसमें हिस्सा लेना प्रारंभ कर दिया। विभिन्न प्रतीक चिन्ह, उनका अर्थ क्या होता है? प्रतीक चिन्ह, उसका महत्व क्या होता है? टूटी हुई बेड़िया, आज़ादी मिलना। टूटी हुई बेड़िया दिखाई, इसमें आज़ादी मिलना। बाज छाप वाला कवच, जर्मन समुदाय का प्रतीक शक्ति, यानी कि जर्मन समुदाय का प्रतीक शक्ति है। बलूत पत्तियों का मुकुट, वीरता का संकेत है। और तलवार क्या है? मुकाबले की तैयारी का, हम तलवार में मुकाबले करेंगे। तलवार की लिपट जैतून में डाली, मतलब शांति चाहते हैं हम, दोबारा हिंसा नहीं चाहते हैं। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा, उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा होता है काला, लाल और सुनहरा। और हमारा राष्ट्रीय ध्वज है केसरिया, सफ़ेद और हरा। ठीक है। उगते सूर्य की किरणें, एक नए युग की शुरुआत। जिस झंडे पर उगते हुए सूर्य किरणें थी, उसका मतलब होता है कि एक नए युग की शुरुआत करने वाले हैं। और देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद, जो एनसीईआरटी से जो भी आपके प्रश्न थे, सारे आपको प्रश्न भी है। देखिए, प्रश्न है जो काउंट कैमिलो दे, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध, ठीक है, फ्रैंकफर्ट संसद, राष्ट्रवादी संघर्षों, महिलाओं की भूमिका, इन सारे प्रश्नों का उत्तर भी आपको मिला है। तो पूरा आपको बस थ्योरी आपको बताएंगे, और पूरा आपको प्रश्न चाहिए तो आपको प्रश्न पीडीएफ में मिलेगा, जो आप ही के यूट्यूब चैनल में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से सारे प्रश्न को प्राप्त कर सकते हैं। अगर प्रश्न उत्तर भी चाहते हैं तो पूरे थ्योरी को ख़त्म करने के बाद आपको प्रश्न उत्तर भी कराया जाएगा। तो वीडियो समाप्त होती है, और इतिहास का पहला जो लेसन है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, वो पूरी तरह से समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में हम दूसरे लेसन के बारे में बात करेंगे, कि भारत के राष्ट्रवाद के बारे में बात करेंगे और समझेंगे। उस लेसन की भी 2 पार्ट वीडियो हम लोग देखेंगे। वीडियो लंबी ज़रूर होती है, लेकिन आपको सिलेबस को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जाती है। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।